Everyone, myself is Dr. Kuldeep Singh, and I will discuss an important topic of political science, that is justice. जस्टिस टॉपिक पर पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में जस्टिस से ही जुड़े हुए एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट इश्यू को डिस्कस करूँगा। इश्यू है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्शंस which can be taken to ensure justice. It means कि न्याय को किसी समाज में लागू करने के लिए किस तरह के एक्शन लिए जाएं और उन एक्शंस को हम कौन सी श्रेणियों में बांट सकते हैं, कौन से टाइप्स में उन एक्शंस को रख सकते हैं। So we can take many actions to ensure justice in a society, and these actions can be categorized into 4 types. 4 प्रकारों में हम इन एक्शंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। Distributive justice is a type of justice which focuses on the distribution of resources and benefits among individuals in a society. इसको हिंदी में वितरणात्मक न्याय कहते हैं, अर्थात संसाधनों का बंटवारा इस तरह से किया जाए कि समाज में रहने वाले लोगों को समुचित प्रकार से, तार्किक ढंग से उनका लाभ मिल सके और कोई भी व्यक्ति लाभ से वंचित ना रह सके। तो ये जो एक्शन है, इसमें बहुत सारे एक्शन गवर्नमेंट ले सकती है। गवर्नमेंट का जो यहाँ उद्देश्य है एक्शन लेने का, वो इस प्रकार होना चाहिए कि संसाधन सभी तक पहुँच सकें, संसाधनों तक सभी की पहुँच हो सके। तो उन एक्शंस को हम डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। Another important type of action is retributive justice. जस्टिस देने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, सरकार को कुछ कदम उठाने होते हैं। उन कदमों को रिट्रीब्यूटिव जस्टिस का नाम दिया गया है। दिस टाइप ऑफ जस्टिस फोकसेस ऑन पनिशिंग इंडिविजुअल्स फॉर देयर रॉन्ग डूइंग। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब है कि लोगों को उनके गलत कार्यों को करने से रोकना, ताकि वो समाज को नुकसान ना पहुंचा सकें, समाज में अन्याय का वातावरण पैदा ना कर सकें। तो इस जस्टिस का उद्देश्य, इस एक्शन का उद्देश्य सुधारात्मक है, रिफॉर्मेटिव है, कि समाज ऐसा बन जाए कि उसमें कोई गलती ना करे, और कोई यदि गलती करता है तो उसको पनिश किया जाए। So retributive justice is a type of justice which focuses on punishing individuals for their wrongdoing. जो गलती करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ये रिट्रीब्यूटिव जस्टिस एक्शन कहता है। तीसरे टाइप का जो एक्शन है, उन एक्शंस को हम रिस्टोरेटिव जस्टिस कहते हैं। जस्टिस अगर भंग हो जाती है, इफ देयर इज ए ब्रीच ऑफ जस्टिस, if justice is damaged, destroyed, then it should be
रिस्टोर्ड, इसको हम फिर से पुनर्स्थापित करें, रिस्टोर करें उसको, तो इसको हिंदी में हम पुनर्स्थानात्मक न्याय कहते हैं कि न्याय समाप्त हो गया तो फिर से न्याय को हमें स्थापित करना है। ऐसे कार्य को हम रिस्टोरेटिव जस्टिस के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ जस्टिस फोकसेस ऑन रिपेयरिंग द हार्म caused by wrongdoing and promoting healing and rehabilitation। तो रिस्टोरेटिव जस्टिस का मतलब है कि यह जो समाज को या किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है उस नुकसान की रिपेयर करना, उसको फिर से उसको दुरुस्त करना, उसे ठीक करना, जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय देना, ये रिस्टोरेटिव जस्टिस है। और ऐसे व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको हीलिंग देना या उसको रिहेबिलिटेट करना, उसका पुनर्स्थापना करना, उसकी रिहेबिलिटेट करना उसे, तो ये रिस्टोरेटिव जस्टिस कहलाती है। अगला जस्टिस है, जो एक्शंस हैं जस्टिस को इंश्योर करने के, उसमें एक आता है सोशल जस्टिस। दिस टाइप ऑफ जस्टिस फोकसेस ऑन एड्रेसिंग सिस्टमिक इनइक्वालिटीज एंड प्रमोटिंग फेयरनेस एंड इक्वलिटी इन सोसाइटी। समाज के अंदर यदि किसी सामाजिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है या किसी के साथ कोई इनजस्टिस हो रही है, तो उस इनजस्टिस को दूर करना ही सोशल जस्टिस कहलाता है। और सोशल जस्टिस सिस्टेमिक इनइक्वालिटीज़, यानी कि जो व्यवस्था के द्वारा, जो समाज के द्वारा, जो सिस्टम के द्वारा असमानताएं पैदा की हैं, उन असमानताओं को दूर करने पर जोर देती है सामाजिक न्याय। और साथ ही साथ यह निष्पक्षता और समानता को प्रोत्साहन देती है, जिससे कि समाज के अंदर सभी लोग एक बहुत ही सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें और अपना विकास कर सकें। अगला जो आपका सब टॉपिक है इस जस्टिस से जुड़ा हुआ, उसमें कुछ केस स्टडीज़ हैं। इन केस स्टडीज़ को हम यहाँ पर बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, किसी दूसरे वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे। तो जैसा कि हम मोटे तौर पर जानते हैं कि दुनिया में थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर हैड बीन injustice, the people were discriminated, people were maltreated, or they were treated like animal, somewhere worse than animal। दुनिया में लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, धार्मिक आधार पर लोगों को टॉर्चर किया गया, लोगों को अधिकारों से वंचित कर दिया गया, शिक्षा, संपत्ति, सम्मान लोगों से छीन लिए गए। तो इस अन्याय को दूर करने के लिए, इस अन्याय को मिटाने के लिए समय समय पर वर्ल्ड वाइड, थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ आंदोलन हुए हैं, कुछ मूवमेंट्स हुए हैं, और कुछ ऐसे सिस्टमिक एक्शंस लिए गए हैं, कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं जिससे कि अन्याय ना हो। और तीसरे तरह से जो आर्थिक गैरबराबरी है, उस आर्थिक गैरबराबरी को भी समाप्त करने के लिए आवाज़ उठी
और उसे समाप्त करने के लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं। तो इस केस स्टडीज़ में हम इन्हीं 3 पॉइंट्स पर बात करते हैं। पहला है द सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन। तो दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर कुछ लोगों को उनकी नस्ल के आधार पर या उनके धर्म के आधार पर या लिंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, या फिर जाति के आधार पर अधिकारों से वंचित रखा गया लंबे समय तक। और उनमें एक उदाहरण आता है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार हुआ करती थी और वहाँ पर जो ब्लैक्स हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें वो ब्लैक्स हैं, उनकी स्किन का जो कलर है वो ब्लैक है और उन्हें पूरी तरह से सिस्टम से बाहर कर दिया गया था उन अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेजी सरकारों के द्वारा। They were deprived of all types of rights. They had no freedoms. उनके पास कोई अधिकार नहीं होते थे, कोई स्वतंत्रताएं नहीं होती थी। तो देयर वॉज अपार्थीड सिस्टम, यानी कि दे वर अपार्थीड, इट मीन्स उन्हें समाज से एक अलग थलग कर दिया गया था ब्लैक्स को, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, बिकॉज दे बिलोंग्ड टू ए डिफरेंट रेस। इसके विरोध में वहाँ पर कुछ आवाज़ें उठी, कुछ आंदोलन हुए और फिर नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में वहाँ पर ब्लैक्स को जो है आज़ादी मिली, उनको अधिकार मिले और आज ब्लैक्स जो है वहाँ पर इक्वल राइट्स को एंजॉय करते हैं। उन्हें वो सब राइट्स हैं जो वहाँ के गोरे लोगों के पास हैं। ऐसा ही एक और रेस बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था वो अमेरिका में देखने को मिलता था। अमेरिका में भी कुछ एफ्रो अमेरिकन जो ओरिजिन के लोग थे, उन लोगों के साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था। दे वर ट्रीटेड बैडली, दे वर ट्रीटेड in a very mean manner. They were deprived of rights, mainly right to vote. उन्हें right to vote भी नहीं था और कहीं विशेष स्थानों पर जाने से भी उन्हें रोका जाता था। समाज के अंदर, अमेरिकन समाज में गैर बराबरी थी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जिसके खिलाफ एक आंदोलन चला। वहाँ 1950s में स्टार्ट हुआ, 1950s और 60s में ये आंदोलन चलता रहा। इसे हम सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं। दिस सिविल राइट्स मूवमेंट was led by मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो कि एफ्रो अमेरिकन ओरिजिन का एक लीडर था, उसके नेतृत्व में आंदोलन चला और उन्होंने वहाँ पर ब्लैक्स के लिए वो सब अधिकार प्राप्त करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जो वहाँ के अमेरिकन ओरिजिन लोगों के हाथ में थे या उनके पास थे। ऐसा ही सिविल राइट्स मूवमेंट भारत में भी चले हैं। ब्रिटिश काल के दौरान भी ये आंदोलन चले और ब्रिटिश शासन से मुक्ति के बाद भी जब भारत आज़ाद हो गया तब भी यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन चले। ब्रिटिश काल में जब यहाँ पर ब्रिटिश शासन था भारत में, तो यहाँ पर डिप्राइव्ड सेक्शंस के लिए, पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए, विमेंस के लिए, महिलाओं के लिए आंदोलन चले, आदिवासियों के लिए आंदोलन चले, ताकि उनको समाज में, शासन प्रशासन में उचित भागीदारी मिल सके। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आंदोलन था वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए चलाया गया आंदोलन था।
that was led by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और इस आंदोलन की वजह से, डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व की वजह से शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को वो तमाम अधिकार मिले जो भारत के दूसरे लोगों को मिले हुए हैं, और जिनके पास वो अधिकार लंबे समय से चले आ रहे हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, सम्मान का अधिकार, रोजगार में अवसर पाने का अधिकार, शासन प्रशासन में भागीदारी का अधिकार, वोट का अधिकार, राइट टू वोट। ये तमाम वो अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, उनके आंदोलनों की वजह से मिले। अस्पृश्यता को समाप्त किया गया। यहाँ तो अनटचेबिलिटी भी थी, इसके आज भी कुछ अंश देखने को मिलते हैं। और अस्पृश्यता की वजह से दलित्स को यहाँ पर पशुओं से भी बदतर माना जाता था, और उन्हें बहुत दूर कहीं बस्तियों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें आम रास्तों में चलने की आज़ादी नहीं थी। उन्हें अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे घरों में रहने के अधिकार नहीं थे। उस व्यवस्था, उन्हें पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। They were not allowed to enter the water bodies। पानी पीने का जहाँ साधन है वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं थी। मंदिरों में उन्हें प्रवेश करने से वर्जित किया गया था। तो इन सब व्यवस्थाओं को पलटने के लिए और तमाम सारे अधिकार दिलाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर फॉट ए वेरी डिसाइसिव रोल। उन्होंने बहुत ही निर्णायक लड़ाई लड़ी, और दलितों को फिर वो सभी अधिकार मिल गए, आदिवासियों को तमाम अधिकार मिल गए जो कि दूसरे लोगों को बहुत पहले से मिले हुए थे। इतना ही नहीं, डॉक्टर अम्बेडकर ऑल्सो फॉट फॉर वुमेन। He played a very vital and crucial role for the women empowerment and women rights। महिला अधिकारों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने बहुत ही बुलंद आवाज उठाई, और बहुत से ऐसे उन्होंने अपनी कलम से वो कार्य किए जिससे महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का विकास, महिलाओं का एक तरह से महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित हुई है। इसी तरह से दूसरा जो पॉइंट है इसमें, द क्रिमिनल जस्टिस। एक केस स्टडी है क्रिमिनल जस्टिस की। तो किसी भी समाज में क्राइम होते हैं, कुछ क्रिमिनल मेंटलिटी के लोग होते हैं जो लोगों को दुख देने में, उन्हें पीड़ा देने में, उनका सामान लूटने में और उन्हें परेशान करने में, यहाँ तक कि मर्डर करने में भी बड़ा आनंद लेते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए हमें क्रिमिनल जस्टिस की ज़रूरत होती है, और एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाना होता है। इसके लिए पिनल कोड तैयार किया जाता है, एक दंड संहिता बनाई जाती है, और भारत में भी इस तरह की दंड संहिताएं बनाई गई। बहुत पहले से दंड संहिताएं थीं भारत के अंदर, लेकिन पहली दंड संहिताएं भेदभाव पर आधारित थीं, क्योंकि समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, और उन 4 वर्णों के हिसाब के अनुसार ही न्याय व्यवस्था थी, दंड व्यवस्था थी। लेकिन ब्रिटिश काल में दंड विधान नए बने, अंग्रेजों ने कुछ नए दंड विधान बने
जो आज हमारे देश में इंडियन पिनल कोड आईपीसी, क्रिमिनल पिनल कोड सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम के रूप में लागू हैं। हालांकि अब उनका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अब आईपीसी को बीएनएस कर दिया गया है, भारतीय न्याय व्यवस्था करके उसका नाम बदल दिया गया है। संहिता, भारतीय न्याय संहिता। तो ये न्याय व्यवस्थाएं, कानून इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके और जिसने जो गलती करता है उसको दंड दिया जा सके, उसे जेल में डाला जा सके, और यदि वो बहुत हाइनियस क्राइम करता है तो उसको फांसी की सज़ा भी दी जा सके। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम highlights the need for restorative justice and the importance of addressing the root causes of crime. क्राइम का कारण क्या है, उस कारण को तलाशना, उसको ढूंढना, वहाँ तक पहुँचना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का उद्देश्य होता है, ताकि वो क्राइम भविष्य में फिर से रिपीट ना हो सके, और यदि कोई उसको रिपीट करता है तो उसको माकूल, उसको उचित दंड दिया जा सके। तीसरा जो केस स्टडी है वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का, आर्थिक गैर बराबरी। दिस इश्यू हाईलाइट्स द नीड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। यह केस स्टडी आर्थिक असमानता, आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने पर बल देती है। ये इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात करती है, और इसके लिए बहुत सारे कदम सरकारों ने वर्ल्ड वाइड उठाए हैं, और भारत भी इससे पीछे नहीं है, भारत भी दूर नहीं है। भारत में भी बहुत गैर बराबरी रही है आज़ादी के बाद ख़ास तौर से, और उस आर्थिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं, और बहुत बड़े स्तर पर हम कह सकते हैं कि कुछ लोग आर्थिक गैर बराबरी से बाहर भी आए हैं। हालांकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो इसलिए यहाँ पर आज भी आर्थिक गैर बराबरी मौजूद है, और बड़ी संख्या में लोग, भारी संख्या में लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं, विपन्न हैं, साधन संपन्नता से बहुत दूर हैं, और उन्हें संसाधन मुहैया कराने के लिए कुछ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार ने समय समय पर कुछ नीतियाँ, कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, और ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सके, कम हो सके। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ केस स्टडीज़ हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब टॉपिक है इस चैप्टर का, और वो है सोशल जस्टिस इन इंडिया। सोशल जस्टिस इन इंडिया, भारत में सामाजिक न्याय। भारत में सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए, भारत में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हम ये तो जानते ही हैं कि भारत में लंबे समय तक सामाजिक अन्याय रहा है। लंबे समय तक समाज में कुछ लोगों को अधिकारों से वंचित रखा गया, कुछ लोगों को विशेष अधिकार दिए गए, और कुछ लोग भेदभाव, अस्पृश्यता का शिकार बना दिए गए। उस व्यवस्था को दूर करने के लिए, उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए भारत में विशेष कदम उठाए गए हैं, और यह सब भारत के संविधान के माध्यम से किया गया है, भारत में कानूनों के माध्यम से किया गया है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है जो कि भारत ने लिया अपने देश में सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, we wrote a new constitution. The Constitutional Assembly wrote a new constitution, passed it
accepted it and applied it on 26th January 1950. After a long exercise, Indian Constitution is a document of equality and social justice which ensures social justice through fundamental rights and directive principles of state policy. भारत का संविधान भारत में कुछ सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार वो बुनियादी अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं, अनिवार्य शर्तें। अगर वो अधिकार नहीं मिलेंगे तो कोई व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारत का संविधान अपने पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स रखता है। आर्टिकल 14 to 32 उनकी व्यवस्था करता है और आर्टिकल इसका जो 13 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये व्यवस्था करता है कि इस संविधान के लागू होने के बाद देश के अंदर भारत में, भारत गणराज्य में कोई भी ऐसा नियम, कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसी परंपरा अब शून्य और अवैध मानी जाएगी यदि वह मौलिक अधिकारों को न्यून करती है, कम करती है या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 13, जो ऐसी परंपराओं को ध्वस्त करता है जिनके द्वारा मानवता, मानव जाति, मानव अधिकार इन सब का बड़े पैमाने पर उल्लंघन होता था। तो उन सब मान्यताओं को, उन सब परंपराओं को, उन सब कानूनों को आर्टिकल 13 नेगेट कर देता है, ध्वस्त कर देता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं जो शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करता है, उन्हें प्रमोट करता है। सबसे खास इम्पोर्टेंट इसका प्रियम्बल है। प्रियम्बल जो भारत में भारत के नागरिकों के लिए एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करता है जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। एक ऐसी व्यवस्था का आधार बनाता है जिसमें सभी को अधिकार मिलेंगे, अभिव्यक्ति का, विचार का और उन्हें उपासना का, आस्था का। इसके साथ ही सभी को समान माना जाएगा, सभी को अवसर की समता दी जाएगी, सभी को आगे बढ़ने के माकूल और उचित अवसर दिए जाएंगे। व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित और सुरक्षित रखा जाएगा। देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित रहे, इसके लिए लोगों में फ्रेटर्निटी या बंधुत्व को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये सारे लक्ष्य, ये सारे उद्देश्य भारत के संविधान की प्रियम्बल अर्थात उसके प्रस्तावना या उद्देशिका से परिलक्षित होते हैं। अगला जो इसमें इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है जो सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है वह है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 provides equality before law and equal protection by law. It means all citizens of India will be equal before law and law will not discriminate with anybody on the basis of caste, color, gender, religion, race. Okay. और आर्टिकल 15 व्यवस्था करता है कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा समाज में। आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव की मनाही।
भेदभाव को समाप्त कर दिया गया है इसके द्वारा। अब किसी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर, खास तौर से जाति, धर्म, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सब लोग बराबर माने जाएंगे। किसी को भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोका नहीं जाएगा जैसे कि पहले रोका जाता था। आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी with affirmative action to uplift the downtrodden and backward people। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता देता है और साथ ही साथ आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए सरकार को, राज्य को निर्देश देता है कि वो जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे आर्टिकल 16 के 4 में। आर्टिकल 17 एबोलिसिस द अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को ख़त्म कर देता है कि जो पहले अस्पृश्यता चलती थी, छुआछूत थी, उसको समाप्त करता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 19 गिव्स 6 फ्रीडम्स टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रता देता है, जिसमें भाषण की स्वतंत्रता यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स, कहीं भी मीटिंग करने की, सभा करने की आज़ादी, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियन और पार्टीज़, कोई भी के व्यक्ति कोई यूनियन बना सकता है, कोई दल बना सकता है। इसके साथ ही फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री, देश में कहीं भी घूम फिर सकता है। पहले कुछ लोगों को कहीं किसी स्थान पर जाने की आज़ादी, अधिकार नहीं था। अब कहीं भी कोई जा सकता है, आ जा सकता है, बशर्ते कि कोई किसी का व्यक्तिगत स्थान ना हो, सार्वजनिक स्थान पर कहीं भी जा सकता है, पूरे देश में घूम फिर सकता है। फ्रीडम टू सेटल डाउन और रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की आज़ादी है। फ्रीडम टू वर्क, फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और एनी यू कैन से, कोई भी काम करने की हर किसी को आज़ादी है, कोई व्यवसाय हम चुन सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आज़ादी सभी नागरिकों को मिली हुई हैं, जो कि पहले सभी लोगों को नहीं मिलती थी आज़ादी से पहले और संविधान के बनने से पहले। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल फ्रीडम, आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, ये सबको है पढ़ने का अधिकार। हालांकि ये 86 अमेंडमेंट के द्वारा बाद में जोड़ा गया 2003 में। सभी को पढ़ने का अधिकार है। 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान करता है, जबकि पहले आज़ादी से पहले दलित वर्ग के लोगों को, बच्चों को, लड़कियों को स्कूलों में जाने से रोका जाता था। आर्टिकल 23 है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है कि कोई शोषण नहीं हुआ किसी का। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, जिसे बेगार कहते हैं, बेगार को ख़त्म करता है ये। बेगार बिना किसी वेतन के, बिना किसी मेहनताना दिए हुए लोगों से काम करवाया जाता था आज़ादी से पहले, उसको भी भारत के संविधान के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। किसी को आप उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते और बिना वेतन दिए तो काम किसी से करवाया नहीं जा सकता। बैन ऑन चाइल्ड लेबर, अब आर्टिकल 24 कहता है कि बाल श्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। बच्चों से किसी खतरनाक स्थान पर काम नहीं करवाया जाएगा 14 साल से कम उम्र के बच्चों से। आर्टिकल 38 फोकसेस अपॉन इक्वलिटी ऑफ फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड डिग्निटी फॉर अचीविंग। ये जो आर्टिकल 38 है, इट इज़ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये कि भाई सभी को वो सुविधाएं दी जाएंगी जिसमें समानता को प्रोत्साहन मिले, सभी को अपनी डिग्निटी के साथ जीवन जी सके, ऐसी व्यवस्था करने की प्रयास करेगा स्टेट। स्टेट को इंस्ट्रक्शन है आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38(2) कहता है कि स्टेट विल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, आय की असमानता को कम से कम करने का प्रयास करेगा ताकि गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी
ज़्यादा ना बढ़े। आर्टिकल 39 सेज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फास्ट एंड ईजी जस्टिस टू ऑल, फ्री लीगल एड टू पुअर एंड रिसोर्सलेस पीपल। रिसोर्सलेस पीपल जो हैं, गरीब लोग हैं, उनको न्याय मिल सके, इसके लिए फ्री उनको वकील कानूनी सलाह देने की व्यवस्था करने का निर्देश देता है संविधान अनुच्छेद 39 में। संसाधनों का इस तरह से बंटवारा हो ताकि सभी को जो है सभी को संसाधनों तक पहुंच हो सके। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करता है कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन मिले। तो ये सारी चीज़ें सोशल जस्टिस को इंश्योर करती हैं। आर्टिकल 42 कंस्ट्रक्टिव कंड्यूसिव वर्किंग कंडीशंस एंड प्रोविज़न ऑफ मैटरनिटी लीव की बात करता है कि महिलाओं को एक ऐसा माहौल मिले काम करने के लिए जो अच्छा हो, कंडीशंस बेहतर हों, वहाँ पर महिलाओं के अनुकूल हों, और साथ साथ उनको मैटरनिटी लीव भी दी जाए। आर्टिकल 43 बेटर लाइफ स्टैंडर्ड फॉर वर्कर्स की बात करता है और उनको उचित वेजेस की देने की बात करता है ताकि वो एक डिग्निटीफुल लाइफ जी सकें। आर्टिकल 46 इंस्ट्रक्ट्स द स्टेट टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शंस को ऊपर उठाने के लिए विशेष कदम उठाने की व्यवस्था करने की हिदायत देता है, निर्देश देता है संविधान सरकार को। तो इस तरह से ये सारे कुछ ऐसे प्रोविज़न्स हैं, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो भारत का संविधान भारत में सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए देता है। तो इस तरह से हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत ही लाभ देगा, बहुत आपकी जानकारी को बढ़ाएगा। इस वीडियो को यदि आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छा है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लर्नर्स तक पहुंचे। और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में भी आपको इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।